आज की कहानी है दोस्तों, बहू हो तो ऐसी। मम्मी, आप हमारे साथ हैदराबाद चलो। पापा थे तो अलग बात थी, अब आप अकेली यहाँ गांव में कैसे रहेंगी? बेटे तरुण ने कहा तो मैं असमंजस में पड़ गई। हार्ट अटैक से हुई पति की अचानक मौत से कमला अपने आप को लाख कोशिश के बाद भी संभाल नहीं पा रही थी। 12 दिन हो जाने से सभी मेहमान चले गए थे। बेटा तरुण और बहू राधा दोनों ही इंजीनियर हैं। कमला की सहेलियों ने कमला से कहा कि बेटे बहू के पास रहने नहीं जाना, क्योंकि कमाने वाली बहू को बुजुर्ग सास बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। उसकी आज़ादी में तुम्हारे जाने से खलल पड़ेगी। वो तुम्हें ताने मार मार कर तुम्हारा जीना हराम कर देगी। वैसे भी भाई साहब ने तो जीते जी ही पूरी संपत्ति बेटे के नाम करा दी थी। ऐसे में तो पूरी संभावना है कि बेटा बहू यहाँ का मकान बेचकर माल तो सब ले लेंगे और तुम्हें पाई पाई के लिए तरसा देंगे। लेकिन बेटे बहू के साथ जाना कमला की मजबूरी भी थी। 60 की उम्र में अपने घुटनों के दर्द के कारण कमला अपनी किराना की दुकान चलाने में भी असमर्थ थी। 12 दिन के कार्यक्रम का पूरा खर्चा बेटे ने ही किया था, लेकिन छोटे मोटे खर्चों के लिए बेटे के आगे हाथ फैलाना कमला को ठीक नहीं लगा। और जो थोड़े बहुत पैसे उसने जमा कर रखे थे वह खर्च हो गए। अब हालात ये थे कि कमला के पास 100 रुपये भी नहीं थे। असमंजस में कमला तरुण को कोई जवाब नहीं दे पाई। इतने में राधा ने कहा, मम्मी जी बताइए कि कौन कौन सी साड़ियाँ रखनी हैं, मैं आपकी सूटकेस पैक कर देती हूँ। राधा के ऐसे कहने पर कमला कुछ बोल नहीं पाई और चुपचाप इन लोगों के साथ हैदराबाद आ गई। तरुण और राधा दोनों ही उसका पूरा पूरा ख्याल रखते थे। सभी साथ में ही खाना खाते। राधा कमला की पसंद के हिसाब से खाना बना देती। दोनों की यही कोशिश रहती कि वह मम्मी को पापा की याद ना सताए, वो खुश रहें। 7 साल का पोता चीकू तो दादी माँ कहकर उसके आगे पीछे घूमता रहता। कमला कोई भी चीज के लिए बोलती तो वो चीज उसे बराबर लाकर दे देते। ये सब देखकर कमला के मन को बहुत शांति मिल रही थी। कमला सोचने लगी कि लोग बेवजह ही आजकल के बच्चों को बदनाम करते हैं कि वे लोग बुजुर्ग माँ बाप की कद्र नहीं करते। खासकर यदि बहू कमाने वाली हो तो वो सास को नौकरानी ही समझने लगती है। राधा भी तो कमाती है, लेकिन कितने अच्छे से घर और दफ्तर दोनों संभालती है, कभी कोई ताना नहीं मारती। वो तो मुझे ही लगता है कि वो ऑफिस और घर दोनों जगह का काम कर कर थक जाती होगी, इसीलिए मैं ही थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ। लेकिन बेटा बहू दोनों ने कभी भी मुझे किसी काम के लिए नहीं कहा। 1 महीना कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। आज सबने बाहर घूमने का कार्यक्रम बनाया। मॉल में घूमते घूमते तरुण और राधा एक दुकान से कुछ खरीदारी करने लगे। कमला और चीकू थोड़ा आगे निकल गए। आइसक्रीम की दुकान पर चीकू ने कहा, दादी माँ मुझे आइसक्रीम खानी है। उसके ऊपर तो मानो बिजलियाँ गिर गईं, क्योंकि कमला के पास तो पैसे थे ही नहीं। इतने दिनों में पैसों की कोई ज़रूरत उसे महसूस ही नहीं हुई थी। कमला का उतरा हुआ चेहरा देखकर चीकू ने फिर कहा, दादी माँ प्लीज ले दीजिए ना। सॉरी बेटा, मैं अपना पर्स घर में ही भूल गई। कमला के ऐसे कहने पर चीकू ने उसकी तरफ कुछ अजीब नज़रों से देखा। उसे लगा कि आइसक्रीम ना दिलाना पड़े, इसीलिए दादी बहाना मार रही हैं। लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। उसे अपनी बेबसी पर रोना आने लगा। मैं कैसी दादी हूँ कि अपने पोते को आइसक्रीम भी नहीं दिला सकती। इनके जाने के बाद पहली बार मैं अपने आप को बहुत ही असहाय महसूस कर रही हूँ। सबने बाहर डिनर किया। राधा ने कमला की पसंद की काजू करी ऑर्डर की थी, लेकिन उसमें भी कोई स्वाद नहीं आ रहा था। घर आने पर थोड़ी देर सभी ने टीवी देखी। तरुण सोने चला गया और राधा चीकू के कमरे में गई ताकि मच्छर की टिकिया लगाकर उसे ब्लैंकेट आदि देकर सुला दे। कमला भी अपने कमरे में सोने जाने लगी।
इतने में उसे चीकू की आवाज़ सुनाई दी। मम्मी, दादी माँ बहुत ही कंजूस है। तू ऐसे कैसे बोल रहा है? हाँ मम्मी, आज मॉल में घूमते वक्त मैंने दादी से आइसक्रीम दिलाने को कहा तो उन्होंने कहा कि वह अपना पर्स घर में ही भूल आई हैं। कितना अच्छा है ना मम्मी कि बाहर जाओ तो पर्स ही साथ में ना ले जाओ, तो कुछ खर्चा ही नहीं होगा। कंजूस दादी माँ। ये क्या चीकू, दादी माँ के लिए ऐसा बोलते वक्त तुम्हें जरा भी विचार नहीं आया? क्या तुम उनके दुख को समझ सकते हो कि वो फिलहाल कितने दुख में हैं? दादी माँ को क्या दुख है? बेटा, अभी तक दादी माँ और दादाजी गांव में एक साथ रहते थे। अब अचानक दादाजी हम सबको छोड़कर चले गए। जिस व्यक्ति के साथ हम 24 घंटे रहते हैं, साथ में उठते बैठते हैं, साथ में खाना खाते हैं, अपना दुख सुख शेयर करते हैं, वही व्यक्ति अचानक हमसे बहुत दूर चला जाता है तो कितना दुख होता है, ये अभी तुम नहीं समझ सकते। सोचो, अचानक तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे बहुत दूर चले जाएं, इतनी दूर कि कभी वापस ना आए, तो क्या तुम्हें दुख नहीं होगा? नहीं मम्मी, मैं आप लोगों के बिना नहीं रह सकता। बेटा, फिर सोचो दादी माँ दादाजी के बिना कैसे रह रही होंगी। ऐसी स्थिति में यदि वह अपना पर्स घर में भूल गई तो तुमने उन्हें कंजूस तक कह दिया। तुम्हें तुम्हारे प्रति उनका प्यार नहीं दिखा। जब भी तुम्हें स्कूल से आने में 5-10 मिनट की भी देरी हो जाती है तो वो लगातार बालकनी में खड़े होकर तुम्हारा रास्ता देखती रहती हैं। उस दिन उनके घुटने में बहुत तेज दर्द होने के बावजूद तुम्हारे कहने पर उन्होंने तुम्हारी मनपसंद मेथी मटर मलाई बनाई थी। इसीलिए बेटा, किसी के लिए कोई भी राय बनाने से पहले उस व्यक्ति के दृष्टिकोण से भी सोचना चाहिए। सॉरी मम्मा। ये वार्तालाप सुनकर उसे अपनी बहू पर बहुत गर्व हुआ। उसकी जगह यदि मैं होती तो शायद मैं भी अपने बेटे को इतने अच्छे से नहीं समझा पाती। सुबह तरुण ऑफिस चला गया और चीकू स्कूल। राधा ऑफिस जाते जाते कमला के हाथ में कुछ रुपए देने लगी। ये क्यों बहू, मुझे पैसों का क्या काम है? मम्मी जी, इंसान को पैसों का कब काम पड़ जाए कह नहीं सकते। आप मंदिर जाती हैं, कभी दक्षिणा चढ़ा दीजिए, कभी चीकू के कोई चीज़ की जिद करने पर उसे वो चीज़ लेकर दे दीजिएगा। लेकिन बहू, मम्मी जी, यदि ये पैसे तरुण आपको देते तो क्या आप मना करती? नहीं ना, आपकी बहू भी कमाती है तो फिर आप अपनी बहू से ही पैसे क्यों नहीं ले सकती? राधा की बातें सुनकर खुशी के मारे कमला की आंखों में पानी आ गया। जो बात मेरा बेटा भी समझ ना सका, वो बात मेरी बहू ने समझ ली थी। कमला ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि मेरे जैसी बहू वो सबको दे। लोग बेवजह ही कुछ कमाने वाली बहुओं के दुर्व्यवहार को देखकर सभी कमाने वाली बहुओं पर लांछन लगाते हैं कि वह तुनक मिजाज और घमंडी होती हैं। सास ससुर उनको बिल्कुल अच्छे नहीं लगते आदि। कुछ बहुएं राधा जैसी समझदार, सुलझे विचारों वाली, बड़ों का सम्मान करने वाली भी होती हैं। आज राधा ने कमाने वाली बहू के बारे में मेरी आंखों पर पड़ा पर्दा हटा दिया था।